राधे राधे। स्वागत आप लोगों का मेरी क्लास में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं। चलो देखते हैं पहले इसकी परिभाषा। जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। उदाहरण से देख लो, जैसे कि मोहन खाना खा रहा है तो मोहन क्या हुआ, करता है, और खाना क्या हुआ, कर्म, और क्रिया क्या हुआ, खा रहा है। तो जो कार्य हो रहा है वही को क्या होती है, क्रिया होती है। अब दूसरे शब्दों में क्रिया का एक अर्थ कार्य करना ही होता है। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है तो उसे ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना कि व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। इसे भी व्याकरण का एक विकारी शब्द ही माना जाता है। इसका रूप लिंग, वचन और पुरुष के कारण भी बदलते हैं। प्रत्येक भाषा में वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया से ही पूरा वाक्य बनता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में भी संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह यह हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है कि या भूतकाल में हो चुका है या भविष्यकाल में होगा। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ। अतः कहा जाता है जिन शब्दों में किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं धातु। क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु से होता है। जब धातु क्रिया के मूल रूप को, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्या बनती है, क्रिया बनती है। अब धातु जिस मूल रूप में क्रिया को बनाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यह क्रिया का एक रूप होता है और धातु को क्रिया का मूल रूप ही कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से देख लो, खा धन ना, खा ना, पढ़ धन ना, पढ़ना। धातु क्या है, खा, आ, जा, लिख। जब इसके ना लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, खाना, क्रिया बन जाती है। पढ़ना, जाना, लिखना आदि। अब जानेंगे क्रिया के भेद और उसके उदाहरण। चलो देखते हैं। क्रिया के भेद जानने से पहले हमें कर्ता और कर्म और क्रिया को अच्छे से समझना अति आवश्यक है। जैसे कर्ता, काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लो, रमा खाना बना रही है तो रमा क्या हुआ, कर्ता हुई। सीता झाड़ू लगा रही है तो सीता क्या है, कर्ता है। उपयुक्त वाक्य में रमा और सीता के द्वारा कार्य किया जा रहा है, अर्थात रमा के द्वारा खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरे वाक्य में सीता द्वारा झाड़ू लगाने का कार्य किया जा रहा है। अतः रमा और सीता क्या है, कर्ता है। अब देखते हैं कर्म। कर्ता जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लो, रमा खाना बना रही है तो खाना क्या हुआ, कर्म हुआ। उपयुक्त वाक्य में कर्ता रमा के द्वारा खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है, अतः क्या है, खाना कर्म है। अब कर्म को जानने के लिए हमें क्रिया पर क्या किसको का पर्सन करते हैं। जैसे कि रमा खाना बना रही है, अब पर्सन से देखते हैं हम। जैसे कि रमा क्या बना रही है, खाना बना रही है तो क्या हुआ, ये कर्म हुआ। उसी तरह देख लो, सीता झाड़ू लगा रही है तो सीता क्या लगा रही है, झाड़ू लगा रही है तो झाड़ू क्या हुआ, कर्म हुआ। एक ही वाक्य में कर्ता और कर्म को, क्रिया को किस तरह से पहचानेंगे, उदाहरण देखिए। जैसे कर्ता कर्म क्रिया, कौन फल खाता है तो वेदांत क्या हुआ, कर्ता हुआ। वेदांत क्या खाता है, फल खाता है तो फल क्या हुआ, कर्म हुआ। आगे देखते हैं, वेदांत फल का क्या करता है तो खाता है, क्या है, क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखेंगे हम अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना या कर्म के रहित ही होता है। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती है और क्रियाओं का फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में
जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि तैरना, कूदना, सोना, उछलना, मरना, जीना, रोना, हंसता, चलता, दौड़ता, होना, खेलना, बैठना, मरना, गठना, जागना, उछलना, कूदना आदि। अब उदाहरण से देखते हैं। वह छड़ता है, वे हंसती है, नीता खा रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। तो इस पे किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। जैसे खा रही है, इसमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो नीता खा रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? इन सबका कर्ता पे पड़ रहा है। आगे देखते हैं हम सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह चढ़ाई चढ़ता है, मैं खुशी से हंसता हूँ, नीता खाना खा रही है, बच्चे जोरों से रो रही है। तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? इन सबका कर्म पर पड़ रहा है। नीता पर न पढ़कर किस पर पड़ रहा है? खाने पर पड़ रहा है। तो नीता क्या कर रही है? खाना खा रही है, तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? इसका कर्म पर पड़ रहा है। तो ये कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। आगे देखेंगे हम संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, रंजक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सरत क्रिया, नामिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। तो चलो देखते हैं पहले मुख्य क्रिया। क्रिया का एक अंश जो मुख्य अर्थ प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? हम मुख्य क्रिया कहते हैं। अथवा कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया को ही मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि राधा दूध लाई, मोहन ने दुकान खोली। तो उपयुक्त वाक्यों में लाई और खोली क्या है? शब्द की कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को क्या कर रही है? व्यक्त कर रही है। तो ये क्या हुए? मुख्य क्रियाएं हुए। आगे देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो कि क्रिया पदबंध में मुख्य अर्थ न देकर उसकी सहायक को, यानी मुख्य क्रिया के अलावा जो भी अंश शेष रह जाता है उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, माताजी खाना बनाने लगी है। तो उपयुक्त वाक्य में मुख्य क्रिया पढ़ या बनाने के साथ चुकी लगी सहायक क्रिया जुड़ी है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मुख्य क्रिया क्या हुई? खेल। अब उसके साथ में चुके हैं, तो ये क्या हुए? सहायक क्रिया हुई। अगला देखते हैं हम रंजक क्रिया। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया को प्रभावशाली बनाती है तब वह रंजक क्रिया कहलाती है। प्रत्येक रंजक क्रिया का प्रयोग प्रत्येक मुख्य क्रिया के साथ नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं इसको रोना आ गया, तो इसे आना क्या है? अतिशयता बोधक है। रोना क्या हुआ? मुख्य क्रिया हुई। गया क्या है? सहायक क्रिया। और आना क्या हुआ? रंजक क्रिया। अगला उदाहरण देखते हैं। वह अधिकतर घूमा करता है, तो घूमा क्या हुआ? मुख्य क्रिया। और है क्या है? सहायक क्रिया। और करना क्या है? अभ्यास बोधक। उपरोक्त वाक्य में क्रिया कर्ता रंजक क्रिया है जो कि मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर जो उसे प्रभावशाली बना रही है। अगला देखते हैं हम संयुक्त क्रिया। हिंदी क्रिया में कभी एक पद द्वारा प्रकट होती है तो कभी एक से अधिक पदों द्वारा। जैसे उदाहरण देखते हैं। मोहन आया, इसमें क्या हुआ? आया क्या है? एक पद वाली है। मोहन आ चुका है, इसमें क्या हुआ? 3 पद हुआ। जैसे कि आ चुका है, आ धन, चुका धन है। हम कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है? पूर्ण क्रिया बनाती है, उसे ही क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लो। मैं दिल्ली गया था, सीता पढ़ रही है। पहले वाक्य में गया धन था तो 2 क्रिया है, जबकि दूसरे वाक्य में पढ़ धन रही धन है, तो इसमें क्या हुआ? 3 वाक्य हुआ। जब एक से अधिक क्रिया होने तथा उसको संयुक्त रूप प्रयुक्त होने के कारण ही क्या होती है? संयुक्त क्रियाएं होती है। अगला देखते हैं सरल क्रिया और मूल क्रिया। सरल क्रिया उसे कहते हैं भाषा में रूढ़ शब्दों की तरह प्रचलित होती है। इस क्रिया का हम मूल क्रिया ही कहते हैं क्योंकि यह न तो क्रिया है न किसी अन्य क्रिया से व्युत्पन्न हुई है, न ही यह एक से अधिक क्रिया के रूपों के योग से बनी है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम मूल क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लो।
आना, जाना, लिखना, पढ़ना आदि क्या हुए? मूल क्रिया हुई है। जैसे आ, जा, लिख तो क्या होती है? ये मूल क्रिया होती है। अगला देखते हैं नामिक क्रिया और मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया के अंतर्गत पहला अंश संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण का होता है, जबकि दूसरा अंश क्या होता है? क्रिया का होता है। जैसे संज्ञा अंश वाली मिश्र क्रिया, मूलांश धन क्रिया करे मिश्र क्रिया, याद धन आना, याद आना, भूख धन लगना, भूख लगना। अब विशेषण अंश वाली मिश्र क्रिया कौन सी है? बुरा धन लगना, यानी बुरा लगना, सुंदर धन दिखना, सुंदर दिखना। अब आगे देखते हैं क्रिया विशेषण अंश वाली मिश्र क्रिया। बाहर धन करना, बाहर करना, भीतर धन करना, भीतर करना। आगे देखते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द से फिल्म धन आना, फिल्माना, दुख धन ना तो दुखना। विशेषण शब्द से साठ धन ई आना, सटियाना, गरम धन आना, गरमाना। अब सर्वनाम शब्द से अपना धन आना, अपना नाना। तो इसमें क्या लग रही है? प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाती है वही कौन सी क्रिया होती है? नाम धातु क्रिया होती है। अगला देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ कर्ता अपना कार्य स्वयं न कर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, जैसे कि उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पिता ने बेटे से क्या मंगवाया? अखबार मंगवाया। मालकिन नौकरानी से क्या करवा रही है? सफाई करवा रही है। यानी किसी दूसरे को प्रेरणा दे रही है, दूसरे को कहा जा रहा है, तो वही कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उपयुक्त वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य या अपना काम न करके किसी अन्य से कार्य करवा रहा है। यानी प्रथम वाक्य में पिता स्वयं अखबार न लाकर किससे मंगवा रहा है? बेटे से मंगवा रहा है। वहीं दूसरे वाक्य में मालकिन स्वयं सफाई न कर किससे कर रही है? नौकरानी से करा रही है। तो इससे क्या होता है कि प्रेरणार्थक क्रिया हो रही है, ना अपना कार्य खुद न कर किसी अन्य से करवाना। अब आगे देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। वह क्रिया जिसका पूरा होना दूसरी क्रिया से पूर्व पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व आने वाली क्रिया मूल धातु के साथ क्या कर लगाकर बनती है। जैसे गीता ने सुनकर, जिसमें भी ट्रिक के माध्यम से देख लो, कर जिसमें भी हुआ उसमें कौन सी क्रिया आएगी? पूर्वकालिक क्रिया आएगी। जैसे गीता ने सुनकर कविता लिखी, इस वाक्य में लिखी से पहले क्या हो रहा है? सुनकर क्रिया का प्रयोग होता है, तो ये कौन सी हुई? पूर्वकालिक क्रिया हुई। अगला देखते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। जो क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनती है, उससे ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चीची, चियाना, झनझन, झंझनाना, थप थप, थपथपाना आदि। आज की क्लास यही समाप्त होती है। नमस्ते।